नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। मेरे मुद्दों का सफर 2014 के चुनाव का जारी है मेरे खास प्रोग्राम न्यूज पॉइंट टारगेट 272 के लिए। आज मैं अपने पसंदीदा शहर मुंबई में हूं और अगर आप मुंबई में हैं तो आपको गेटवे ऑफ इंडिया दिखाए बगैर आपकी मुंबई की यात्रा जो है वो अधूरी सी रह जाती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कहानी मुद्दों की है। सबसे पहले मैं जब इस गेटवे को इस वक्त देख रहा हूं तो आपको याद दिखाना चाहूंगा कि यहीं पर वो जगह थी जब 26/11 हो रहा था। हिंदुस्तान के तमाम जर्नलिस्ट की तरह, पत्रकारों की तरह मैं भी मौजूद था। उधर कहीं हम पत्रकार सारे होते थे जब 26/11 की घटना हो रही थी। लगातार फायरिंग, लगातार ये कांस्टेंट फायरिंग है। पिछले 3-4 मिनट से जो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर अगर आप देखिए तो ये यहां पर कांस्टेंट फायरिंग हो रही है। उसके बाद इस मुल्क में एक जबरदस्त बहस हुई सुरक्षा को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर और आतंकवाद को लेकर। आज एक और शाम है यहां पर। वो शाम भी मुझे याद है जो बड़ा भयभीत करने वाली शाम थी। आप देख सकते हैं ये खूबसूरत गेटवे के सामने ताज की ये इमारत। ये सारी तस्वीरें आप लोगों को अच्छी तरह से यहां पर याद होंगी। प्रश्न मेरा बड़ा सीधा सा है, सवाल मेरा बड़ा सीधा सा है कि क्या सुरक्षा पिछले कुछ सालों में, क्या सुरक्षा और आतंकवाद वो मुद्दे बने हैं जिन पर ये देश सोच रखता है और अपने फैसले सुनाता है। खासतौर पर मुंबई का भी अगर मैं जिक्र करूं, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं मैं कैंपेन्स को फॉलो नहीं कर रहा हूं, मैं मुद्दों को फॉलो कर रहा हूं। क्या ये वो मुद्दा है जो एक शहर की सूरत, सीरत और वोट की ताकत डिसाइड करता है? इसी को जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। पहले भी सैलानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं यहां पर। आज भी आप देख सकते हैं तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, गाड़ियां लगी हुई हैं। सामने मुंबई का वो आलीशान होटल है जहां पर बड़े लोगों की आवाजाही बनी रहती। सब कुछ वैसा ही है। वो कुछ दिन थे जिन्होंने सहम कर रख दिया था मुंबई शहर को। उसके इतने सालों बाद क्या ये सब मुद्दा बना है? यहां पर जानबूझकर मैं शाम के वक्त आया हूं और आप देख सकते हैं अभी भी ये सारी वो तमाम छोटी छोटी बोट्स हैं जो यहां पर हैं। अगर शाम के समय दिख सकती हैं आपको, लोगों को सैर के लिए ले जाया जाता है। आप देख सकते हैं वहां पर बिजली जो दिखाई पड़ रही है। ये छोटी छोटी बोट्स, अगर मैं थोड़ा सा यहां पर बैठकर आपको समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि यात्रा क्या थी, सफर क्या था, यही सब तो याद है आपको 26/11 के बाद मुद्दे बने थे। पॉइंट ये मेरा है कि क्या लोग सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की नजर से अपने आप को ज्यादा सुरक्षित अब इस शहर में महसूस कर रहे हैं? दूसरी बात मैं एक और आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा कि जब आप अपना सांसद चुनते हैं, जब अपना लोकसभा का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति चुनते हैं, तो वो देश की संसद में जाता है और वहां से जो देश में आपकी बेहतरी के लिए पॉलिसीज होनी चाहिए, नीतियां होनी चाहिए, कानून होने चाहिए, वो बनते हैं। इसीलिए समझिए इन मुद्दों की अहमियत को, जो मैं आपको लगातार बताता चला जा रहा हूं। यहां पर जैसे आपने देखा टूरिस्ट आते हैं, आज भी सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। ये एक तरह से रिफ्लेक्शन है मुंबई का, प्रतिबिंबित करता है। मेरे साथ कुछ जर्नलिस्ट साथी भी होंगे, मैं उनको अभी इस वक्त तलाशने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, मेरे साथ अनुराग हैं। अनुराग हमारे शानदार रिपोर्टर्स में से एक हैं, मुंबई को बहुत करीब से देखते हैं। अनुराग, एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा। मैं भी इतने सालों बाद आज यहाँ वापस आ रहा हूँ। क्या बदला है कि अगर खाली बदलाव के नजरिए से मैं पूछूं? आपको एक और व्यक्ति से मिलाऊं, रवि हैं, ये भी एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मिड डे मुंबई में काम करते हैं। हम लोग तमाम कार्यक्रमों में एक साथ रह चुके हैं। इन सब से, जैसे मैंने कहा, प्रश्न मुद्दे का है, फिर मैं बाकी लोगों से भी थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करूंगा क्या बदला है। इसीलिए मैं शाम को आया ये देखने के लिए। बड़ा अच्छा लगता है अभी भी कि लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन सेंस ऑफ फियर एक जो आया था, क्या वो कम हुआ है पिछले तमाम सालों में?
अभिज्ञान, अगर व्यक्तिगत तौर पर बात करूं और जिस तरह लोगों से हम लोग मिलते रहते हैं, अगर आप देखेंगे तो एक जो बड़ी चीज़ है, इस तरह का रंग रोगन हो गया है और कोशिश तमाम की गई है सरकारी मशीनरी की के ज़रिए कि जो डर है वो लोगों में न रहे। लेकिन अब भी वो यादें, वो घाव, जो अगर आप फॉरेन टूरिस्ट भी देखेंगे और तमाम ऐसे लोग देखेंगे तो आपको लगेगा, क्योंकि सरकार ने जो बुनियादी तौर पर वायदे किए, जैसे एनएसजी की तर्ज पर फोर्स वन बना दी, यहाँ पर दावा किया कि एम्फीबियन बोट्स आएंगी और तमाम आधुनिक हथियार आएंगे, लेकिन ज़मीनी तौर पर उसमें से काफ़ी चीज़ें एम्फियन बोट्स हैं, उसमें किसी में डीजल नहीं है, कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा, हथियार पूरी तरह से आए नहीं है, कुछ जंग खाए हुए हथियार हैं। तो ऐसी तमाम दिक्कतें हैं जिसकी वजह से बार बार ये खबरें भी हम देते रहते हैं। इस वजह से जो एक सुरक्षित महसूस करने वाली बात है, उसके बाद भी चूंकि ब्लास्ट हुए हैं, आपको भी पता है कि मुंबई में और महाराष्ट्र में और भी कई जगहों पर 26/11 के बाद भी, तो कहीं ना कहीं वो सुरक्षा का मुद्दा अभी भी लोगों के बीच है। पुलिस की बहुत प्रेजेंस होती है अब यहाँ पर। अब आप जैसे छोटे छोटी आप देख रहे हैं कि इस तरह के जो बैरिकेड्स हैं, या मैंने आपको जब आपको राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर दिखाए थे तो उसके बाहर भी इस तरह की बैरिकेडिंग होती है। ये पहले से कहीं ज्यादा बढ़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पुलिस की जो प्रेजेंस है, मौजूदगी है, क्योंकि एक सार्वजनिक स्थल है, बहुत लोग आते जाते हैं, तमाम गाड़ियों का मूवमेंट होता है, वो इस तरह की पुलिस की पेट्रोल की गाड़ियां जो हैं वो पहले से कहीं ज्यादा आज यहाँ पर मौजूद हैं। मैं रवि के पास वापस चलना चाहूंगा। मैं एक चीज रवि आपसे पूछना चाहूंगा मैं एक बात यहाँ पर कि क्या आपको लगता है कि यहाँ के लोग 26/11 को बहुत जल्दी भूल गए? मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि मुझे आज भी लगता है कि लोगों के मन में थोड़ी सी आशंका हमेशा रहती है। अगर थोड़ी सी भी अफवाह फैल जाए, कहीं कुछ गड़बड़ है, तो लोगों में भागदौड़ शुरू हो जाती है। किसी को किसी का भरोसा नहीं है। लोगों को लगता है पुलिस प्रेजेंस तो हमेशा होता ही है, लेकिन पुलिस प्रेजेंस के बाद भी हमारी जान को एक कोई जो सुरक्षा देनी चाहिए वो मिलेगी ही, इसका कोई उनके मन में। आप लोग एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर, मुझे पता है सारी कंस्टिट्यूएंसी आप हो या अनुराग हो, सब लोग जाते होंगे। क्या आप लोगों की जब बातचीत होती है, लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी, पॉलिटिकल पार्टी, नेतागिरी, भाषण, बयान, वो सब नौटंकी, सियासी अपनी जगह है, क्या लोगों के लिए सुरक्षा एक मुद्दा है मुंबई में? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है। जैसे मैं देख रहा हूँ, नहीं, छह कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो प्रचार अभी चल रहा है उसका सारा दरमदार जो है, मैं आपको बता दूं कि छह की छह पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में लोकल इश्यूज पे ज़्यादा ये है कि बिल्डिंगें नई कैसी बनानी है, स्लम कैसे डेवलप करने हैं, उनमें सुविधाएं क्या है। लेकिन मुंबई एज ए होल जो हम सोचते हैं कि मुंबई की सुरक्षा का मामला जो है वो रडार पे नहीं है। हम चलते रहेंगे। देखिए यही बात जो मैं आपसे कह रहा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो बात हम आपसे बार बार मैं बता रहा हूं कि जो मुद्दे होते हैं, कि आपको लगता है कि सुरक्षा आज मुंबई में मुद्दा है? सुरक्षा मुद्दा है, बट पुलिस भी क्या करे, किधर किधर ध्यान देगी, किधर किधर रक्षा देगी। आम आदमी मिलजुल के सुरक्षा को कवर करें, पुलिस हर जगह हर व्यवस्था को नहीं कवर कर सकती है। इसके लिए हम लोग गेट ऑफ इंडिया में तो हर व्यक्ति को निगरानी रखते हैं, कौन कहाँ कौन सामान रखता है, कौन क्या करता है, हम लोग को भी देखना, आम पब्लिक की भी बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही कि पब्लिक की भी अपनी जिम्मेदारी जो है बहुत जरूरी है। अब ये मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ टहलते हुए कि ये वो जगह है, बहुत सालों से मैं भी इस शहर को बहुत सालों से जानता हूँ, तो सब लोग आते हैं यहाँ घूमने, सैर करने। और जब आतंकवादी घटना हुई थी तो एक तरह से ऐसा लगता था कि रणनीति के तहत वो जगह को चुना गया, इसलिए ताकि हिंदुस्तान के सीने पर प्रहार हो, चोट की जाए आतंकवाद जैसी घिनौनी हरकत के साथ। आप समझ सकते हैं, लेकिन ये शहर का जज्बा बहुत है। ये वो शहर भी है जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस घटना के होने के बाद बहुत जरूरी है, लोगों ने अपनी तरह से जन भावना उमड़ कर आई। दिल्ली में आपने देखा था कि जब गैंगरेप की घटना हुई थी, लोग सड़कों पर उतर कर आए थे। ऐसे ही मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब 26/11 की घटना हुई थी तो इसी पूरे इलाके में लोग मोमबत्तियां लेकर उतर कर आए थे। उनके अंदर एक आक्रोश था, एक नाराजगी, तीन बातों को लेकर। भैया कहाँ से आप मुंबई के रहने वाले हैं या बाहर से आते हैं? बाहर से, लखनऊ से। आप लखनऊ से के रहने वाले हैं। आप कितने साल से हैं मुंबई में? अभी 10 दिन हुआ आके, 10 साल नहीं हुआ। 10 दिन हुआ है? 10 दिन। अच्छा, तो 10 दिन में क्या लगता है मुंबई के बारे में? लोग ज्यादा सुरक्षा की बात करते हैं? हाँ, बहुत सुरक्षा की बात करते हैं, मगर होती नहीं है ना। 10 दिन हुआ है आपको लखनऊ से आए हुए? हाँ।
लखनऊ मुंबई में क्या फर्क? मैं भी लखनऊ का रहने वाला हूँ। बहुत फर्क है। हाँ? मुंबई अनसेफ है, लखनऊ पूरी सेफ है। अच्छा, मुंबई अनसेफ है, लखनऊ सेफ। मैं दोनों शहर को बहुत पसंद करता हूँ। तो मुंबई आपके हिसाब से अनसेफ अच्छा है, है, लखनऊ मुंबई अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा है लेकिन अनसेफ है। हाँ, देखिए लखनऊ जिस शहर में मैं बड़ा हुआ वहाँ से ही आए हैं, मैं भी मुंबई को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि अनसेफ है। ये छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं हैं सरकारों को और जनता के नुमाइंदों को जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, उनके लिए जानना ये सब बातें बहुत जरूरी है। एक खास सवारी जो है, अच्छा ये बग्घियां लगी हुई हैं, देखिए जरा इस बग्घी का जरा आपको मैं नजारा दिखाऊं। ये शाम के हिसाब से बड़ी लोकप्रिय सवारी होती है इस इलाके की, भाई इसकी भी यात्रा की जाए। ऐसा फूल वूल बढ़िया इसके ऊपर लगा रहता है, ये बड़ा दिलचस्प है। आप मुंबई से रहते हैं? नहीं, बिहार से हूँ मैं। बिहार में कहाँ से? बिहार जिला कटिहार। कटिहार से। हाँ। तो ये कब से चला रहे हैं ये बग्घिया? हो गया 8-9 साल हो गया। 8-9 साल हो गया। हाँ। 8-9 साल में बग्घी में बैठने वाले बढ़े हैं या कम हुए हैं? नहीं, पहले से सही है, ऐसे ही है, पहले भी ऐसे ही था। पहले भी ऐसे ही था। हाँ। हाँ, और अभी भी ऐसा क्या हो गया, टूरिस्ट पब्लिक कम आता है, तो टूरिस्ट पब्लिक कम आता कम है। आता है। छुट्टी के सीजन में अच्छा रहता है हम लोगों को। बग्घी पर चढ़ा जाए, आराम से चढ़ सकते भाई, है? ऐसा कपड़ा पड़ा में बग्घी टाइप का ही पहन रखा मैंने, है? अरे वाह। बग्घी में जो पारंपरिक और बहुत मशहूर इलाका है मुंबई का, आइए अनुराग जी, रवि जी आप भी आइए। तो देखिए साहब, बग्घी जो है वो चल पड़ी है और मैं भी नवाब साहब की तरह महसूस कर रहा हूँ। बड़ा आप देख सकते हैं फूलों और ये गुलदस्ते जो है ये बग्घियों में लगे रहते हैं। हिंदी सिनेमा तो आपने देखा ही होगा, तो हिंदी सिनेमा में आपको याद ही होगा कि किस तरह से हीरो हीरोइन के गीतों में बग्घी का इस्तेमाल होता है, लेकिन हम बड़े गंभीर। हाँ, तो अब ये लोग भी लगातार इस बात की गुजारिश कर रहे हैं कि इनकी तकलीफ है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताया जाए, क्योंकि ये पारंपरिक बग्घी है, ये ब्रिटिश के समय से चल रही है। तो अब आप समझ सकते हैं अनुराग, ये जब छोटी छोटी चीज़ों की हम बात करते हैं, मैं रवि से भी ये सवाल पूछूंगा। बहुत ये डिबेट हो गई कि साहब सबसे ज़्यादा आय आपको इस शहर से मिलती है, फिर भी शहर के बारे में ख्याल नहीं रखा जाता है। जब मैं पृथ्वीराज चौहान से मिला, मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र के, तो उन्होंने भी कहा कि उन्होंने बहुत सारे बदलाव करके लाने की कोशिश की है। कहीं पर क्या मुंबई रेजिस्ट करता है बदलाव को? कुछ रोकता है अपने आप को बदलाव से? जी बिल्कुल। अभिज्ञान देखिए, कुछ मुद्दों पर जैसे हर शहर का एक कैरेक्टर होता है, यहाँ पर भी एक कुछ चीज़ों में अपना जो इतिहास रहा है, जब भी आप उसको बदलने की कोशिश करते हैं, जो तो पुराने लोग हैं वो हमेशा विरोध करते हैं इस बात का कि बदलाव नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अगर आपको उदाहरण देना चाहूँ, इन बग्घियों की बात करें, हाँ। विक्टोरिया कहते हैं ब्रिटिश जमाने से चले आ रहे हैं। अब लोगों को लगता है कि शहर की जो ट्रैफिक है या शहर की जो रफ्तार है उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, तो काफी विरोध हो रहा है। लेकिन ये अपनी जगह पर जमे हुए हैं। तो ऐसे छोटे मुद्दे हैं, ये भी वोटर हैं, लेकिन ऐसे छोटे मुद्दे हैं, इन पर जो बड़े नेता हैं, यहाँ से जो सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, तो ऐसे लोगों का ध्यान कम जाता है। वो कभी बग्घी वग्घी की सवारी करते हैं सब नेता? जी मुझे तो बिल्कुल नहीं दिखा, कभी कैंपेन में तो नहीं दिखा। अच्छा, कभी कैंपेन में नहीं दिखा। देखिए आप ये दक्षिणी मुंबई की पतली पतली सड़कों से ये बग्घी गुजर रही है। शाम का समय है। मैं आपको मुंबई के बारे में बड़ा इतिहासकारी कहा गया है, लिखा गया है कि साहब ये शहर जो है वो सोता नहीं है, शाम का शहर है। तो आप देखिए, आधुनिक नई गाड़ियों के साथ साथ पारंपरिक बग्घी की सवारी का भी अपना ही एक आनंद है। तो अब आप, ये बड़े पुराने इलाके हैं मुंबई के, मैं पहले भी बहुत गुजरा हूँ इनकी तरफ से, लेकिन ये स्पष्ट है कि बग्घी में नहीं। रवि हमारे साथ मौजूद है। रवि, जो बात अनुराग कह रहे थे कि क्या एक सिस्टम से लोग रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं किसी बदलाव के लिए मुंबई को? मुझे लगता है यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अगर आप सिक्योरिटी के नाम पर भी कुछ अगर बदलाव लाएंगे, ट्रैफिक में कोई रेगुलेशन लाएंगे, स्टेशन पर की ट्रैफिक जो होती है रेलवे स्टेशन की, उसमें अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो लोग उसको आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनको असुविधा होती है। मुंबई में 90% ऐसे जो लोग हैं जो घर के बाहर दिन भर कुछ न कुछ काम के लिए बाहर आते हैं, और चाहे वो व्यवसाय हो या चाहे नौकरी हो, तो उसमें ये होता है कि भीड़ काफी संख्या में, ट्रैफिक रेगुलेशन ऑलमोस्ट बिल्कुल कम है, बहुत कम है, पार्किंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो लोगों को लगता है यहीं अगर आप कोई डिसिप्लिन लाने की कोशिश करोगे तो ये हमारे निजी लाइफ जो है, हमारा प्राइवेट जीवन जो है
उस पर असर करेगा, हमारे रोज के काम बिजनेस पर भी असर करेगा, तो लोग विरोध करते हैं इसका। एक चीज और है मुंबई के बारे में जो मेरी इतने वर्षों की मेरी अपनी एक सोच है कि मुंबई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है मुंबई में रहने वाले लोगों को, जैसे मैंने कहा कमाल का ये शहर है जो बहुत एपॉलिटिकल है, यानी कि सियासत से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखता, सियासत के बारे में ज्यादा सोचता नहीं, और सियासत में क्या हो रहा है शायद एक ऐसा हिस्सा है जो ज्यादा उस बात से ना परेशान होता है ना उस पर ज्यादा ध्यान देता है। क्या ये हिस्सा बदला है? मुंबई में सच बताऊं, आपने बिल्कुल सही बात कही। यहाँ का जो जीवन है उसमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका राजनीति से सीधा संबंध हो। यानी कि हम लोग जो घूम रहे हैं विधान भवन, मंत्रालय और पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिसेस है यहाँ पर, उससे आगे आप जब चले जाएंगे तो जैसे जैसे आप आगे चले जाएंगे नॉर्थ साइड में, यानी कि मुंबई की नॉर्थ साइड, तो आपको राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मिल पाएगा। उसे अपने जीवन में, उसे अपने दैनंदिन जो जीवन है उसका, उसमें काफी कम समय वो डिबेट करता है, डिस्कस करता है। हाँ, मैं एक जरूर बात है कि जब भी उसको परेशानी होती है, चाहे वो ट्रैफिक में हो, चाहे वो ट्रेन के सफर में हो, चाहे वो बस में हो, फिर वो पॉलिटिशियन और राजनीति के बारे में जरूर बोलेगा। इस शहर को कोई सुधार नहीं सकता, इस शहर का कोई अच्छा हल नहीं निकाल सकता। आप देखेंगे हमारे जो सत्ता में जो पक्ष है, कांग्रेस हो, एनसीपी की गवर्नमेंट हो, वो कहेंगे कि यहाँ पे मुंबई में काफी संख्या में पुल बनाए हमने ट्रैफिक की थोड़ी सी हल्की करने के लिए। लेकिन होता क्या है कि पुल से उतरने के बाद, फ्लाईओवर से उतरने के बाद कोई ऐसा स्क्वायर आएगा, चौक आएगा, जहाँ पे आपको पूरा ट्रैफिक जाम लगेगा। आज भी मुंबई से आप अभी यहाँ से निकलोगे और आप बोलोगे कि बोरीवली में आधे घंटे में पहुँच पाऊंगा क्या, इसकी गारंटी आपको मैं भी नहीं दे सकता और ट्रैफिक पुलिस भी नहीं दे सकती है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। आप देखिए ये चीज जो है ये हम लोग एकदम जैसे कहते हैं खास इलाकों से मुंबई के गुजर रहे हैं। सारे मुंबई को चलाने वाले जो आला लोग हैं, चाहे वो नेता हैं या अफसरशाही से जुड़े हैं, वो इन इलाकों में रहते हैं। बहुत बड़ा ये शहर है, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सालों में तब्दील होता रहता है, बदलता रहता है। अनुराग, क्या लोगों की आम जिंदगी यहाँ पर इतनी रफ्तार भरी है, मसरूफियत है कि उनको वक्त नहीं होता सियासत के बारे में सोचने का? जी बिल्कुल अभिज्ञान, और इसी दौर में हमने ये परिवहन भवन जो है यहाँ पर बेस्ट का हेडक्वार्टर, ये अभी पास किया है। और इसी से एक वाकया आपको बस बताना चाहूँगा। कुछ दिनों पहले यहाँ पर बेस्ट की हड़ताल हुई थी और उस हड़ताल में भी ज़्यादातर लोग जो हैं, ये वाजिब भी है कि उनको दिक्कत होगी तो वो कोसेंगे, बेस्ट परिवहन को कोसेंगे, प्रशासन को कोसेंगे, लेकिन इस मसरूफियत में लोग ये भूल जाते हैं कि जो यहाँ की तंग सड़कों में बसें चला रहे हैं, वाकई उनकी भी एक समस्याएं हैं। वाकई अगर आप देखेंगे तो उनके लिए जो बेसिक फैसिलिटीज, बुनियादी सुविधाएं हैं, उनके पीने के पानी से लेकर उनके आराम के घंटों तक वो नहीं है। लेकिन इस शहर में शायद लोगों के पास इतना वक्त ही नहीं होता कि उनके बारे में सोच सके। अगर उनकी जिंदगी ठप होती है तो वो अपने बारे में सोचते हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक कैरेक्टर है शहर का, क्योंकि ये शहर हमेशा चलना चाहता है। ये एक बहुत अच्छी सी बात है कि यहाँ पर हर आदमी हर वक्त किसी भी मोड में काम करने के लिए आतुर रहता है, लेकिन शायद उस दौड़ भाग में वो दूसरे की समस्या देख या सुन नहीं। मैं एक और बात जो आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी अहमियत रखती, कि हमने कोई ऐसा समय नहीं चुना जब ये सड़कें खाली हों, बल्कि हमने एक ऐसा समय चुना है जहां इस वक्त बहुत ट्रैफिक का मूवमेंट है, लोग आ जा रहे हैं, आप लगातार देख रहे हैं गाड़ियां हर जगह पर। तो इसी मेरा मकसद ही ये है कि आपको दिखाने और समझाने और बताने का, हिंदुस्तान के सबसे मशहूर शहरों में है मुंबई का नाम और हमेशा रहेगा, कि इस शहर की अपनी गतिविधियां कैसी होती है। अब वो देख रहे हैं लाल बत्ती है, रेड लाइट है, तो आधुनिक गाड़ियों में तो आपको पता ही है कि सब किस्म की सुविधाएं होती है, रेड लाइट पर ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकने के लिए। लेकिन ये बग्गी भी रेड लाइट पर रुकती है, तो ऐसा नहीं है कि कोई बग्गी के लिए अलग से रास्ते बने हुए हैं। मैंने विदेशी मुल्कों की बहुत यात्रा की, खासतौर पर यूरोपीय मुल्कों की, तो वहां पर भी बड़ा प्रचलन है इस तरह की ऐतिहासिक बग्गियों के चलने का उनके पुराने शहरों में। फिलहाल ये बग्गी जो है वो नेताओं की सपनों की सियासत की तरह है। बहुत सारे नेता जो है वो सपना देख रहे हैं सुल्तान बनने का, लेकिन फिलहाल हमारी बग्गी चलाने वाले जो घोड़ा है वो सुल्तान है। भाई सुल्तान से उतरने के बाद जरूर मुलाकात होगी। हाँ, ये देखिए सब
मिनिस्टर के बंगले हैं, जैसे कि हमारे बग्गी चालक साहब बता रहे हैं, ये मंत्रियों के बंगले हैं। अनुराग, आपने इस बग्गी की सवारी कितनी बार की है? मैंने अभी ज्ञान एक या दो दूसरी बारी शायद बैठ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता है यहाँ पर। हाँ। और ख़ास करके इस तरह राजशाही अंदाज में कि आप बग्गी में सवारी करें, बस दूर से देखता ही रहता था। एक बार जब शुरू में मुंबई आया था तो बहुत शौक था। मुंबई के बारे में 2-3 चीज़ें सुनी थी कि आप बड़ा पाव ज़रूर खाएं, बग्गी में ज़रूर बैठें और डबल डेकर बस में ज़रूर बैठें। तो ये तीनों बातें मैंने मुंबई आते ही पूरी की थी। रवि, आप पहले बग्गी में बैठे कभी? हाँ, लेकिन काफ़ी साल हो गए मुझे बैठ के। काफी साल हो गए आप लोगों को बग्गी में बैठे हुए। मुझे भी काफी साल हो गए बग्गी में बैठे हुए, लेकिन आनंद जो है वो यही है भाई, हम सबसे ताकतवर लोग हैं हिंदुस्तान के, हम आम आदमी हैं, पार्टी के हिसाब से नहीं, हम आम नागरिक हैं। टेलीविजन की तस्वीरों में अक्सर आप देखते होंगे इस इमारत को, जो कि विधान भवन है। तो हमारी बग्गी की ये सवारी जो है वो सुल्तान साहब की ताकत और कंधों की वजह से जारी रहेगी। मैं ले रहा हूं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। इस खास कार्यक्रम मुंबई से टारगेट 272 न्यूज पॉइंट में आप कहीं मत जाइएगा। मैं वापस आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कितने सालों से बग्गी चला रहे हैं? मैं तो हो गया 35-36 साल हो गया। 35-36 साल हो गए आपको बग्गी चलवाते हुए। 35-36 सालों में क्या बदला है? अभी पहले तो इतना तकलीफ नहीं होती थी, अभी ज़्यादा ही तकलीफ हो रही है। और ये एनजीओ वाले कोई आए हैं, अभी ये घोड़ा गाड़ी तो इतने सालों से चल रही, ब्रिटिश के ज़माने से। अभी वो लोग बोलते हैं कि एकदम ही बंद कर दो, तो कैसा बंद होएगा? इसके ऊपर कितने गरीब लोग की रोजी रोटी चलती है। वो लोग का कहना है कि लोग जुलूम करते हैं, लेकिन हम लोग जानवर पालते हैं, हमको पता होता है। उनका खाना पीना, डॉक्टर का दवा पानी, ये सब एक बच्चे के जैसे हम लोग उसका देखभाल करते हैं। तो हम लोग कैसा जुलूम करेंगे उसके ऊपर? और लाइसेंस है, वो ब्रिटिश जमाने में लाइसेंस दिए हुए, वो लाइसेंस अभी तक चल रहे हैं। वो अचानक बोलेंगे बंद कर दो, तो कैसा बंद करेंगे? बहुत सारे लोगों का विरोध है, तो थोड़ा इसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि शायद आरोप इस बात पर लगते हैं कि इनका काम या इंतजाम जो है वो ठीक से नहीं है। हालांकि वो कहते हैं कि वो जानवरों को बहुत प्यार से रखते हैं, बच्चों की तरह पालते हैं। तो ये जिस बग्गी की हम सवारी कर रहे हैं, इसको भी लेकर बहुत सारा विवाद जो है वो हो चुका है। चले भाई, हम लोग इस इलाके में एक और बात आपको बता दूं कि बच्चों को जो है वो घोड़ों की भी सवारी कराई जाती है। क्या ये सब कानूनी तौर पर, अनुराग, बिल्कुल सही है? कुछ गलत जी, तो नहीं है? काफ़ी चीज़ें, जैसे यहाँ पर काफ़ी सारी गलियाँ हैं, वहाँ पर बहुत सारे लाइसेंसेस नहीं होते हैं। अगर आप दिन में आएंगे तो देखेंगे कि कई लोगों के जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ियाँ, उनके ठेले खोम से उठाकर ले जाती हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें सही नहीं है, लेकिन एक शहर के नाते काफ़ी सारे शहरों में ऐसी चीज़ें, लोगों के पास लेजर का वक्त नहीं होता है, तो ऐसी चीज़ें कई बार लोग अनदेखी कर देते हैं, मान लेते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हम अभी उस इलाके से गुजरेंगे जिसे मुंबई की खूबसूरती का हार कहा जाता है, नेकलेस कहा जाता है, मरीन ड्राइव का इलाका। और इसकी खूबसूरती इस बात से है कि किसी ऊंची इमारत से अगर आप उसे देखें तो उसमें समुद्र से जो कर्व बनता है, यानी कि जो मुड़ाव बनता है, उस पर लगी हुई जो लाइटें हैं वो एकदम नेकलेस की तरह नजर आती हैं, यानी कि किसी खूबसूरत हीरो के हार की तरह नजर आती हैं। 2003 14 अप्रैल को मैंने एक शो की शुरुआत की थी। उस समय बड़ा लोकप्रिय रहा था, मुंबई सेंट्रल उस शो का नाम था। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमने उस शो के में जो बैकग्राउंड रखा था उसका भी अंश मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। वो मुंबई का ये नेकलेस था, ये वो खूबसूरत रोशनी से सजा हुआ जो हीरो के हार की तरह लगता है, जो मुंबई का नेकलेस है, उसको हमने उस शो के अपने सेट में मुंबई सेंट्रल के एक बैकग्राउंड के तौर पर रखा था। देखिए उसका ये छोटा सा अंश। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज ऐतिहासिक कश्मीर दौरा शुरू हुआ। पिछले 15 साल में यह पहला मौका है जब किसी प्रधानमंत्री ने श्रीनगर में रैली की। इससे पहले राजीव गांधी ने यहां का दौरा किया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देशों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और पाकिस्तान की नीयत पर उंगली भी उठाई। मुंबई आकर बहुत जरूरी है इस बहस को वापस लाना कि आतंकवाद, सुरक्षा, ये सब मसले क्या लोग सिर्फ तकलीफ में उनको नजर आते हैं या आमूमन ये सही मसले हैं,
अहम मसले हैं ये सियासत पर हावी होने चाहिए। मुंबई का जो एक काम करने वाला एक सेगमेंट है सोसाइटी का, जो काम करता है दिन भर, चाहे वो बिजनेस हो या नौकरी हो, वो टैक्सेशन के बारे में ज़्यादा ये टिक्का टिप्पणी नहीं करेगा, बोलेगा टैक्स गवर्नमेंट वसूल करती है। लेकिन सबसे ज़्यादा उसको क्या चाहिए? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। वो घर से जब बाहर निकलता है, अपने काम की जगह पर पहुंचता है, वहाँ से जब घर वापस आता है तो उसे लगता है कि मेरा ट्रैवल अच्छा हो, मुझे यहाँ पर मुंबई में सेफ्टी मिले, सिक्योरिटी मिले, और गवर्नमेंट का जो एक उसको एक संबंध आता है, यानी कि राजनीतिक दलों का हम जो कहते हैं, वो काफ़ी कम आता है। कब आता है? जब उसकी बिल्डिंग पुरानी हो जाती है, जब उसका पुनर्निर्माण होने जाता है। माड़ा है यहाँ, लेकिन फिर भी वो अपने हक की लड़ाई के बारे में जरूर सोचता है। हाँ जरूर सोचता है। फिर वो हक की लड़ाई लड़ने के लिए उसके पास समय नहीं है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुंबई में है। अनुराग, जैसे आप एक नौजवान हैं, जब आप नौजवानों से आपस में बात करते होंगे, और एक मैं इस वक्त ये प्रश्न आपसे एक रिपोर्टर की हैसियत से नहीं पूछ रहा हूं, क्या वो कहते हैं कि भाई ये हम क्यों काम कर रहे हैं, हम क्यों टैक्स दे रहे हैं? हम इसलिए टैक्स दे रहे हैं ताकि हम सुरक्षित हो, हमें जो एक आम नागरिक के हक हैं, सुविधाएं हैं, वो मिले। क्या वो पॉलिटिकली, सियासी तौर पे उनके दिमाग को बदलती है? लोगों की और खास करके जो नौजवान हैं उनकी नज़रें हैं, वो चाहते हैं, क्योंकि बहुत सालों से शहर को ऐसा देख रहे हैं कि लोकल ट्रेन अब खींचने में असफल हो रही है, जो लाइफ लाइन थी भीड़ बढ़ती जा रही है। तो उनको चाहिए कि अब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बदले, और ऐसे तमाम मुद्दों पर न जात धर्म के ऊपर उठ के ऐसे तमाम मुद्दों पर वो चर्चा करते हैं, ऐसे तमाम मुद्दों पर सोचते हैं, और ये भी सोचते हैं कि जो टैक्स के रूप में उनका पैसा जा रहा है वो जा कहाँ रहा है, क्या सही इस्तेमाल हो रहा है, क्या उनको बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क की है वो मिलेंगी, सरकार दे पा रही है। तो तमाम बातें वो जरूर सोच रहा है, जागरूक बन रहा है। मैं अब कुछ खास बात करूंगा। आतंकवाद जैसे एक मसला है, लोग समझते हैं, क्योंकि बड़े बड़े मैनिफेस्टोज में घोषणा पत्रों का एक बड़ा एजेंडा होता है। क्या लोग समझते हैं आतंकवाद? आतंकवाद मुंबई के लिए सबसे अहम मुद्दा बन गया है, सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा बन गया। जब से 26/11 हुआ, उसके पहले मुंबई में कुछ बम ब्लास्ट भी हुए थे, तब से अपने आप को इनसिक्योर समझता है मुंबई का एक आम नागरिक। तो उसके लिए मुद्दा है। अब आप देख सकते हैं ये मंत्रालय है हमारे ठीक सामने, इस बग्गी की सवारी में जो सुल्तान साहब हमको करवा रहे हैं। तो ये मंत्रालय है वो जगह जहां से मुंबई और महाराष्ट्र की नीतियों को तय किया जाता है। हमारे कैमरा पर्सन बहुत खूबसूरती से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो हम उन्हीं मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। क्या मुद्दों की तासीर जो है, फितरत, वो पारंपरिक तरीके से बदली है, या वाकई पारंपरिक मुद्दे जो हैं वो अभी भी? हाँ, आतंकवाद की रवि हम बात कर रहे थे। हाँ, आतंकवाद ये तो सही, उसको लगता है कि वो महफूज नहीं है, वो सिक्योर नहीं है। हाँ, उसे लगता है कि मार्च 1993 के बाद 1993 के बाद बीच में कई बम ब्लास्ट हुए, बीएसटी के बस में हुए, ट्रेन में हुए। मुझे अच्छी तरह याद है, तमाम घटनाएं मैंने कवर की हैं जी। उसके बाद मुंबई में थोड़ा सा खौफ का माहौल है। आज भी मुंबई में जितने लोग काम करते हैं, नागरिक है यहाँ पे, जो लोग डरते हैं, उनके मन में हमेशा एक संदेह रहता है कि क्या कभी कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। चाहे वो किसी का मोबाइल स्विच ऑफ हो एक आध घंटा, तो घर के लोग हैरान हो जाएंगे कि मोबाइल क्यों स्विच ऑफ है। कहीं मुंबई में कुछ गड़बड़ है तो तुरंत मुंबई में एक होड़ लग जाएगी, अपने घर का आदमी कहाँ है अभी। तो ट्रैफिक, ट्रेन और सिक्योरिटी, ये सबसे बड़े अहम मुद्दे हैं मुंबई के। उसके बाद आते हैं मुंबई की जो पुरानी इमारतें हैं और इमारतों का ढहना है, वो उसके बाद आता है। तो ओवरऑल जो हम सोचने लगते हैं तो लाइफ थोड़ा सा इनसिक्योर सबको लगता है अपना। भाषणों में, जब आप तो अभी सुन ही रहे होंगे अनुराग, सारे किस्म के भाषणों, क्या भाषणों में अस्मिता के अलावा ये सब मुद्दे हैं? अस्मिता के अलावा मैं बहुत साफ साफ पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल अभिज्ञान, ये तो एक मुद्दा है जो बार बार यहाँ की जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं वो उसको भुनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी जो मुद्दे, जैसे रवि ने कहा, वो ज़रूर हैं। हर नेता इस बारे में ज़रूर बात करता है कि लोगों को सुरक्षा क्या हम दे पा रहे हैं, बुनियादी ढांचा है उसको कैसे मजबूत कर पा रहे हैं। जिस तरह से लकी कंपाउंड से पिछले साल शुरू हुआ और इतने लोग मारे गए, उसके बाद से डॉकयार्ड रोड में बिल्डिंग गिरी और कई सारे बिल्डिंग ऐसे गिर रहे हैं, माहिम में गिरी वहाँ पर। तो तमाम मुद्दे हैं जिनके बारे में लोग भाषण ज़रूर करते हैं, लेकिन अंततोगत्वा क्या लोगों को उनकी मुसीबतें हैं जिनके बारे में वो बात कहते हैं, उसके लिए क्या उनके पास एक रोड मैप है कि वो इससे कैसे निजात दिला पाएंगे? अगर शहर की ट्रैफिक की समस्या, देखिए दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस बार 26/11 में यहाँ पर बहुत चीज़ें दिखाने, पहली बार इस तरह के परेड का आयोजन हुआ जो पहले शिवाजी पार्क में होती थी, कि यहाँ पर जो भी आयुध हैं सेना के पास, पुलिस के पास, उस सब की नुमाइश हुई। लेकिन क्या
सड़क पर चलता आदमी अपने आप को महफूज समझ पाता है। तो जैसे रवि ने कहा, मैं भी मानता हूँ, मैं भी यहाँ पर ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, ट्रेन में जाता हूँ और आसपास देखता रहता हूँ कि कहीं कोई संदिग्ध चीज़ें तो नहीं है। तो पिछले 10 सालों में जो मैंने बम ब्लास्ट देखे हैं उसने कहीं ना कहीं मुझे भी शहर में खुद को असुरक्षित मानने पर मजबूर तो जरूर किया है अभिज्ञान। जिसमें मैंने कहा बड़ा भाई ट्रैफिक के नियमों का ये बग्गियां भी बड़ा पालन करती हैं। तो जैसे ही ये लाइट हरी होगी और हम आगे बढ़ेंगे, मैं वापस आ रहा हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। कमाल का शहर है, तमाम अलग अलग स्तर पर जीने और चलते रहने वाला शहर है, कभी सोता नहीं। ये सब बातें हैं, कुछ जुमले हैं पुरानी जो बन गए हैं मुंबई के बारे में। अब आप देखिए तो ये, और जैसे ही हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे दाहिनी तरफ, ये मशहूर रीगल थिएटर है जिसने बड़े सितारे बनाए यहाँ पर फिल्मों के। महाराष्ट्र पुलिस का मुख्यालय, तो हम वहाँ से गुजर रहे हैं। जो ये रीगल सिनेमा हॉल मशहूर, अभी कोई फिल्म चल रही है, बहुत पुराने और बड़े ऐतिहासिक सिनेमा हॉल्स में से है। बहुत बड़ा शहर है ये, सबसे पुराने हिस्सों में से है उस शहर के। लेकिन ये शहर क्या चाह रहा है, ये शहर का आम व्यक्ति क्या चाह रहा है, ये सब चीज़ों को बात करना और समझना बहुत ज़रूरी है। मसला चुनाव का अकेले नहीं है, इसके बाद इसी राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे और तब ज़्यादा प्रमुखता से जो लोगों के मुद्दे हैं, जिन्हें आप स्थानीय कह सकते हैं, वो उठेंगे। चलिए हम वापस उतरते हैं। अनुराग जी, कोशिश की जाए इस बग्गी से उतरने की और धन्यवाद किया जाए। फिर आप लोगों को सुल्तान साहब से मिलाता हूँ। सुल्तान साहब जो है वो इस बग्गी को खींचने वाले हमारे घोड़े हैं, तो उनसे ज़रा मिला जाए। बड़ा बढ़िया नाम पसंद आया मुझे, सुल्तान। ये देखिए हमारी जो कि गेटवे ऑफ इंडिया से शुरू हुई, पूरे मंत्रालय वगैरह देखते हुए, टाउन के मुख्य इलाकों से गुजरते हुए, अब ये सुल्तान साहब को मैं हेलो तो नहीं बोल सकता, इतनी मेरी हिम्मत नहीं है, लेकिन कुछ खाने को दिया गया है। और भाई ये वो कह रहे थे कि आप लोगों पे कभी कभी आरोप लगता है कि आप NGOs वगैरह कहते हैं आप लोग जानवर को सही तरह से रखते नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, सही तरह से जानवर अपना तो उसको, उसके ऊपर रोजी रोटी हमारा, तो उसको तो सही से खिलाएंगे ना सर। हाँ, उसके ऊपर ही तो ये हमारा कितनी आप लोगों की खिलाफत इतनी क्यों होती है? एक मैडम है, उसने जो केस किया, हीरानंदानी, उसने केस किया, जो हम लोग के ऊपर आरोप लगाया, जो इन लोग बीमारी घोड़े को चलाते हैं और घोड़े को जुल्म करते, घोड़े के ऊपर इन लोग खिलाते नहीं है, ऐसा सब कुछ उसने हम लोग के ऊपर जो केस भी किया, हाईकोर्ट में केस भी चालू है अभी हम लोगों का। आप लोगों का केस चालू है। सुल्तान साहब का ख्याल रखिए। आप लोगों को क्या लगता है कि जब तक शायद अक्टूबर के आसपास हो सकते हैं यहाँ पर विधानसभा के चुनाव, तो तब तक आते आते आपको क्या लगता है कि प्रमुखतः मुद्दे किस तरह के सियासत में आएंगे? जो आप लोग और हम बात कर रहे थे कि थोड़ी सी गंभीरता की कमी है सही मुद्दों को उठने के लिए, क्या वो बदल सकता है? जिस तरह से रवि भी बता रहे थे कि पुरानी इमारतें हैं उनका जीर्णोद्धार, उनके लिए क्या कोई रोड मैप है, क्योंकि काफ़ी सारी तादाद में और यहाँ सियासत के लिए बहुत सारे अवैध निर्माण हैं जिनको अभी भी ढहाया नहीं गया है। जिस तरह से मुंब्रा में पिछले साल हादसा हुआ था लकी कंपाउंड का, उसके बाद मुहिम शुरू हुई लेकिन वो फिर बैठ तो गई। आपको लगता है कि वो बड़े जी, तब्दीली तो होगी? ये- आप भी जी। मानते हैं मुद्दों की वो तब्दीली होगी? सबसे, हाँ, जैसे मैंने कहा सेफ्टी और सिक्योरिटी तो है ही, यातायात भी है, उसके बाद आता है घरों का मुद्दा। मुंबई में घर लेना बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। अगर आप चाहें यहाँ 10 लोगों को चुने तो उससे 9 लोग तो आराम से यही कहेंगे कि मुंबई में घर लेना बड़ी मुश्किल बात है। घर का भाड़ा बहुत ज़्यादा है और घर आप स्वयं खरीदना चाहोगे तो आपके बस की बाहर की बात है। इससे ज़्यादा असंतोष है लोगों में कि यहाँ की कोई अच्छी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसको लोग अफोर्डेबल हाउसिंग कहते हैं, जो हम खरीद सकें, ऐसे घर होने चाहिए। वो घरों का मुद्दा मुझे लगता है असेंबली के चुनाव, मुंबई में सपनों का घर, सपनों का रवि ने घर। मेरे दिल की बात छेड़ दी क्योंकि मेरा भी घर नहीं है और मैं भी कदर देखिए ये बातें हैं। तो अब जिसे मैंने कह रहा कि अभी ये जो सियासत है ये थोड़ी कभी अस्मिता पे घूम रही, वो सब है, ये पारंपरिक तरीका रहा है, ये सियासत में रहेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये पूरी तरह से हटने वाला है। लेकिन जैसे जैसे एक नौजवान आ रहा है, मैं आपको कुछ देर पहले अपने कार्यक्रम में बता रहा था कि कैसे 10 करोड़ से ज़्यादा इस बार ये चुनाव आयोग की जानकारी के मुताबिक युवा वोटर आए हैं। 2.3 करोड़ यानी कि 2.3% वो नए वोटर आए हैं अब भारत की सियासत में, जो सिर्फ
18 से 19 और 20 साल की आयु के। तो ये एक परिवर्तित सोच की तस्वीर बनाएंगे। इसमें बहुत कुछ निकल कर आ सकता है। किसी भी प्रजातंत्र के लिए, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत स्वस्थ बात है, ये बहुत हेल्दी बात है कि जैसे मैंने कहा कि वोट डालने का प्रतिशत, लोगों के प्रजातंत्रीय प्रणाली में, व्यवस्था में पार्टिसिपेट करने का जो परसेंटेज है, जो प्रतिशत है, वो पहले से बढ़ता जा रहा है। और यहीं पर एक सबसे बड़ी चुनौती है। घूम फिर कर यात्रा करके मैं ठीक उसी जगह, ये आलिशान गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ठीक उसी जगह पहुंच गया हूं जहां से मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। महाराष्ट्र के नेताओं को, मुंबई की सियासत को, महाराष्ट्र की सियासत को बहुत लंबे अरसे से मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं, और कहीं पर यह जरूर लगता है कि महाराष्ट्र के सियासतदान को अब भावनाओं के मुद्दों से थोड़ा सा हटकर बदलाव और विकास के एजेंडे की तरफ भी देखना चाहिए। सरकारें यहां लंबे समय तक रही हैं, यानी कि वो एंटी इनकम्बेंसी झेल कर बनी रही हैं सरकारों में, लेकिन कहीं पर यहां का दिमाग बदल रहा है लोगों का अगर, तो नेताओं को अपनी भाषा और अपना एजेंडा भी बदलना होगा। मैं विज्ञान प्रकाश मुंबई में अपने शो टारगेट न्यूज पॉइंट 272 के लिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर।